नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क पे बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिवम चौधरी। शिवम चौधरी जी राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ खास रिवील करने वाले हैं क्योंकि राहुल गांधी से कांग्रेसी भी बड़े परेशान आ चुके हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। राहुल गांधी पर शिवम जी कांग्रेसी भरोसा नहीं करते हैं, बड़े नाराज भी हैं, क्या माजरा है? जी, मनविंदर जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। आपने एक ऐसा विषय उठाया है मतलब बिल्कुल जो शायद पूरे कांग्रेस ही नहीं पूरा भारत का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो राहुल गांधी को शायद उतना पसंद नहीं करता है। और राहुल गांधी देखिए उस मजबूरी में बंधे हैं कि होता है ना, माँ बाप ने एक दुकान खोल के दे दी है, उस गल्ले पे बैठना ही है, मन है व्यक्ति का या तो मैं खिलाड़ी बनूं, एक्टर बनूं, लेकिन उसे परचून की दुकान पे बैठा दिया, नहीं तुझे यही सुपर स्टोर चलाना है। और वो बेचारा जब बंद जाता है तो ऐसे ही होता है, फिर वो स्टोर है ना वो बढ़ता नहीं है, वो घटता चला जाता है क्योंकि बेमने मन से आप वो काम कर रहे हैं। वही राहुल गांधी के साथ है। आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, सॉरी टू से, बट फैक्ट, हार्ड फैक्ट यही है, रियलिटी यही है। आपका इंटरेस्ट नहीं है। कैपेबिलिटी तो डेवलप की जा सकती है लेकिन इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। राहुल गांधी का इंटरेस्ट नहीं है कांग्रेस को चलाने के लिए, इसलिए आपको ये सब कुछ दिखाई देता है। बहुत बात होती है कि कितने चुनाव हरा दिए, क्या कर दिए, ये सवाल उठाता है आपकी लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर। मैं राहुल गांधी को कंपेयर करूंगा योगी आदित्यनाथ से, मोदी से नहीं करूंगा क्योंकि वही इंडिफरेंटली वो अलग लीग में चले गए हैं, आप उनसे कंपेयर नहीं करेंगे। मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूं, सेम एज ग्रुप के आप हैं, एक तरह की बात आप उठा रहे हैं समाज के अंदर। एक योगी आदित्यनाथ है जो पूरे समाज को एकीकृत करने की बात कर रहे हैं, वो संपूर्ण हिंदू समाज की बात करता है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बात करते हैं, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी बात करते हैं कि मैं कास्ट सेंसस करूंगा, यानी मैं समाज को बांटूंगा। आप देखिए, दो लोग दो अलग विचारधारा के हैं, दो समान एज ग्रुप के हैं, दोनों आगे कंपीट करेंगे। मोदी जी तो 5 साल 10 साल में राजनीति में, देखिए एक एज होता है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना होता है, बेंच स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना होता है। तो योगी आदित्यनाथ आएंगे। अब राहुल गांधी का कंपटीशन तो योगी आदित्यनाथ से है ना, मोदी से जो होना था वो तो हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। अब योगी के साथ है, इसलिए वो कंपैरिजन है। किस तरीके से योगी आदित्यनाथ एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से अपने आप को साबित कर चुके, एमपी रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए। राहुल गांधी के पास वो ऑप्शन थे, वो समय था, राहुल गांधी ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपना पर्सनल मेटल साबित किया, भैया वो बीजेपी के खिलाफ भी लड़े, बीजेपी के साथ भी लड़े, अपने हिसाब से 2 चुनाव भी जिताए, सारा काम किया। राहुल गांधी वो नहीं कर पाए। ये कंपैरिजन आज यहां लाने की इसलिए बात की। और योगी आदित्यनाथ अगर कुछ करते हैं वो खुद ओन करते हैं। 10 विधानसभा में बाई इलेक्शन था, योगी आदित्यनाथ का था, जिम्मेदारी मैं उठाता हूं, आप रिजल्ट देख लीजिए। अब राहुल गांधी और इनका कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर, तो आपको समझ आएगा कि राजनेता कैसा होना चाहिए और उससे जरूरी कैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए राहुल गांधी की बात हो रही। उसके बाद राहुल गांधी के ऊपर जब भी कोई हार आती है, पार्टी का क्राइसिस आता है, कुछ भी आता है, राहुल गांधी बच जाते हैं। कोई भी भारत में बड़ा इवेंट होने वाला होता है, राहुल गांधी भारत के अंदर नहीं होते, वो भारत छोड़ के भाग जाते हैं। अब पता नहीं उन्हें कुछ पता लग जाता है या कुछ जो भी होता है, अब जनता उसको डॉट को कनेक्ट कर सकती है, वो अलग चीज है। अब राहुल गांधी की पार्टी में जब भी कोई क्राइसिस आता है तो आज के समय में क्राइसिस मैनेजमेंट करने का काम प्रियंका गांधी को दिया हुआ, यानी क्राइसिस करेंगे राहुल, संभालेगी प्रियंका। यानी कि राहुल क्राइसिस भी नहीं संभालते, राहुल गांधी चुनाव भी नहीं जिताते। हाँ, राहुल गांधी एक काम बेहतर करते हैं कि अपनी असफलताओं और कांग्रेस की असफलताओं का जो बोझ है वो किसी और के सिर पे कैसे रखा जाए। राहुल गांधी से जब ये पूछा गया, भैया कांग्रेस को दिक्कत है, वो गुजरात गए हुए थे, उन्होंने वहां पे एक प्रोग्राम था उसे किया, उनका शायद वहां पे अधिवेशन भी है अगले महीने, उसके लिए वो गए थे, सबसे मिले थे, उनसे पूछा गया तो कह दिया, अरे ये तो सब बीजेपी के आदमी हैं। अरे भैया बीजेपी के आदमी है तो क्यों रखा हुआ है? कह रहे मैं सब 30-40 लोग हैं, उन्हें निकाल दूंगा। अगर आपकी देखिए आपकी दुकान में कुछ बचा नहीं तो आदमी दूसरी जगह तो नौकरी ढूंढने जाएगा ना, अपने बेटों को बच्चों को भूखा तो नहीं मारेगा। अगर आपकी पार्टी के अंदर उसका राजनीतिक भविष्य नहीं है तो कहीं और राजनीति ढूंढेगा, निश्चित तौर पर जाएगा, आगे बढ़ेगा, अपने भविष्य तो वो देखेगा। तो राहुल गांधी अपनी दुकान को कैसे बड़ा किया जाए ये उनका प्रायोरिटी नहीं है। राहुल गांधी की प्रायोरिटी ये नहीं है कि किस तरीके से अपने आप को बड़ा किया जाए, लेकिन दूसरे की लकीर कैसे छोटी की जाए, ये करने का उनका प्रयास हमेशा से रहता है। अगर कोई उनकी बात नहीं मान रहा, अरे वो तो बीजेपी का आदमी है, अरे वो तो आरएसएस का आदमी है, हेमंता बिश्व शर्मा से लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेके और हर एक को तो उन्होंने कह दिया भाई वो तो बीजेपी और आरएसएस का आदमी है। आप ही बताइए, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया और हेमंता बिश्व शर्मा थे, कोई अंतर नहीं आया, कोई ऐसा नहीं हुआ उन्हें कोई जड़ी बूटी भारतीय जनता पार्टी ने जाती उनके मुंह में एक गोली डाली, भैया वो कुछ सुपर ह्यूमन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ ना। वही पहले थे वही अब
आप देखिए पहले क्या रिजल्ट है और अब का रिजल्ट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो जिम्मेदारी दी गई थी शायद पहले उतनी अच्छी तरह से निभा नहीं पाए, अब निभा रहे, पूरी की पूरी सरकार गिरवा के दोबारा बना दी। पूरा नॉर्थ ईस्ट हेमंता के हाथ में है और आपका जो एकमात्र बड़ा नेता था असम में, आपने वो भी खो दिया। तो ये दर्शाता है कि आप किस तरीके से ना टैलेंट को हंट कर पा रहे हैं, ना खुद में आप में टैलेंट है, ना आप टैलेंटेड व्यक्ति अपने साथ रख पा रहे हैं। ऊपर से जो मैंने पैरामीटर बताया किस तरीके से उसमें राहुल फेल होते जा रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि बहुत लंबी राजनीति नहीं है राहुल के लिए और कांग्रेस के लिए, इसलिए G23 जैसे संगठन गाय बगाए खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी ही आपको हरियाणा के अंदर टूट दिखाई देगी। अभी जब म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव का रिजल्ट आया, हुड्डा ने कहा अरे वो तो हम तो पहले भी नहीं लड़ते थे, हम लड़े ही कहां हैं जो हम जीतेंगे। इतना कैजुअली आपका संगठन काम कर रहा है किसी राज्य के अंदर, ये दर्शाता है। और आप उसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे। अब तो खबरें ये हुड्डा साहब अपनी हरियाणा कांग्रेस बनाने जा रहे हैं, पिंक कलर का झंडा होगा, 30 विधायक तोड़ के ले जाएंगे। राहुल गांधी कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि राहुल गांधी इज अ परफेक्ट मिसफिट फॉर पॉलिटिक्स इन इंडिया। और जो ये माता जी का जो ऑब्सेशन है उनकी, ना मेरा बेटा तो क्लास में फर्स्ट आएगा, अरे नहीं पढ़नी उसे साइंस, उसे पढ़ना ही नहीं है, उसका मन है खेल के अंदर। भैया उसने शूटिंग के कोटे से ही तो श्री राम कॉलेज में एडमिशन लिया, तो उसे शूटिंग करवाते, स्कूबा डाइविंग करवाते, प्लेन उड़वाते। तुमने कांग्रेस पार्टी उड़वा दी उससे, उसने कांग्रेस पार्टी में शूट कर दिया, उसे पानी में लेके कांग्रेस पार्टी को डूब गया। जो खुद के साथ करना था वो उसने कांग्रेस पार्टी के साथ किया सारा का सारा काम। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए मैं बार बार कहता हूं राहुल गांधी इसे, अब होता क्या है जब आप के अंदर बार बार आप हारते हैं तो आपके अंदर एक कुंठा आती है, एक फ्रस्ट्रेशन आती है। आपको ये लगता है यार मैं तो सब सही कर रहा था लेकिन क्यों गलत हो रहा है, इसका मतलब कोई आसपास मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, इसका मतलब मैं सही हूं, कुछ तो मेरे साथ गलत है जो सब मिलकर कर रहे हैं। इसलिए वो फिर उस मेंटेलिटी के साथ, उस फ्रस्ट्रेशन के साथ जब आगे बढ़ता है तो अपने से ज्यादा समाज का, अपने आसपास के लोगों का नुकसान करता है। इसलिए राहुल गांधी बार बार इस तरह के फर्जी नैरेटिव लेकर आते हैं कि भैया राफेल में चोरी हो गई, कास्ट सेंसस करूंगा, उत्तर दक्षिण हो जाता है, भैया जो भी, मतलब इतने एन नंबर ऑफ रीजन है, वो तभी इसलिए लाते हैं। उन्हें लगता है वो बार बार यार ये नहीं चला ये चलेगा, ये नहीं चला ये चलेगा, और उस डेस्परेशन में वो उन चीजों को भी इस्तेमाल करने लगते हैं जो शायद नहीं करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता उदाहरण कितना सही है कितना नहीं। आदमी जब पहले नशा करता है तो हल्की चीजों से करता है, और जब उसे आदत होती जाती है तो बड़ी चीजों का इस्तेमाल करने लगता है। तो राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही है। उन्होंने हर वो चीज इस्तेमाल कर ली जीतने के लिए जो नहीं कर, जो लेकिन फलीभूत नहीं हो पाए। अब वो एक्सट्रीम स्टेप्स की तरफ जा रहे हैं कि किस तरीके से जाति के आधार पर बांट दिया जाए, किस तरीके से धर्म के आधार पर बांट दिया जाए। तभी तो कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग कहा जा रहा है। इसलिए राहुल गांधी को आज ज्यादा पोटेंट मानता हूं, ज्यादा खतरनाक, ज्यादा भविष्य के लिए डेंजरस मान रहा हूं, क्योंकि वो उन सब डेस्परेशन लेवल को पार कर गए। अब अपने आप को सस्टेन करने के लिए और जो इकोसिस्टम उनसे जुड़ा हुआ है उसे अपने आप को बचाए रखने के लिए राहुल गांधी को भी वो प्रमोट करेंगे। और वो इकोसिस्टम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, 70 साल में जनित हुआ है, जड़ें बहुत गहरी है, वो आसानी से छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए वो ये पूरा प्रयास करेगा कि राहुल गांधी के बलबूते अपनी चीजों को आगे बढ़ाया जाए, और राहुल गांधी को वो हर एक तरीके से प्रोत्साहित करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि भैया तुम ये नहीं हुआ तो ये करो। अब हो सकता है अगला कुछ और बात आ जाए। अभी जैसे दक्षिण भारत से तमिलनाडु के अंदर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भाषा के आधार पर विभाजन की बात चल रही है, डिलिमिटेशन के आधार पर एक तरीके से विभाजनकारी नीतियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। राहुल गांधी पार्टनर है, क्यों नहीं बोलते भैया, क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उन्हें पता है उनके नैरेटिव में सेट हो रहा है। क्योंकि उत्तर भारत में कुछ है नहीं, दक्षिण भारत में एक मोमेंट, भाषा के आधार पर मोमेंटम क्रिएट कर दो, शायद कुछ फायदा हो जाए। उत्तर भारत में भाषा के आधार पर नहीं चलता तो जाति के आधार पर बांट दो। अगर जाति के आधार पर नहीं बढ़ता तो धर्म तो है भैया, मुसलमान तो मेरे साथ आ ही जाएगा। तो आपने इतनी सारी फॉल्ट लाइन है, हर फॉल्ट लाइन हर समाज में होती है, परिवारों में होती है, समाज छोड़ दीजिए भैया, परिवार में होती है कि घर में पीला पेंट होगा कि नीला पेंट होगा, इस पर लड़ाई हो जाती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना उसके चक्कर में घर में आग लगा दी जाए। लेकिन राहुल गांधी उस डेस्परेशन में है कि मेरे मन का नीला पेंट नहीं होगा तो मैं घर में आग लगा दूंगा। इसलिए राहुल गांधी ज्यादा खतरनाक है आज के समय में। इसलिए मैं कह रहा हूं जो राहुल गांधी जो प्रोजेक्ट या जिस तरह का एक तरीके से कह सकते हैं भारत के अंदर राजनीति, नई राजनीति करना जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ऐसा कभी 1940 के दशक में भारत के अंदर हुआ था कि भैया अगर मुझे प्रधानमंत्री पद नहीं मिलेगा तो एक व्यक्ति था, उसने कहा मैं अलग देश मांग लूंगा। मैं ये नहीं कह रहा राहुल गांधी ये कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी गाये बगाए अनजाने में उसी दिशा पे आगे बढ़ रहे हैं। जी, राहुल गांधी जो बयानबाजी करते हैं ना, उस पे भी कांग्रेसी बड़े हैरान होते हैं। मैं सोनिया गांधी जी की आपको बात बताती हूँ। आपको याद होगा अभी रिसेंट लोकसभा के परिसर में उन्होंने क्या बोला था, राष्ट्रपति महोदया के
भाषण के ऊपर, आपको याद होगा, ये सब जी चीजें कहने की होती है क्या? और उसी समय द वेरी सेम टाइम राहुल ने क्या कहा था, और वो सारे स्टेज था, कांग्रेसी हैरान थे। वो स्टेज था, मैं हैरान नहीं था। कांग्रेसी हैरान होंगे, मुझे कांग्रेसियों का नहीं पता। अब वो शायद इतने नाइव हैं, इतने शायद उनका थोड़ा सा बौद्धिक स्तर उस स्तर का है, तभी कांग्रेस में भी है, आज की कांग्रेस में, पहले की भी बात कर रहा। लेकिन वो स्टेज था। आप ये बताइए, सोनिया गांधी परिसर से निकलती हैं, गाड़ी के पास आती है, मीडिया देखते हैं, राहुल गांधी कहता है आपको भाषण कैसा लगा, और राहुल गांधी से पूछते हैं तो वो कहता नहीं कि नहीं वो बहुत अच्छा नहीं था। आपने मनविंदर जी, आपने देखा होगा कि सोनिया गांधी उस दौरान, वो सब स्टेज था, सोनिया गांधी जैसे ही बाहर आती हैं संसद परिसर से, तो वहां मीडिया कर्मी खड़े होते हैं, गाड़ी के पास पहुंचती है, तो मीडिया सवाल पूछता है राहुल गांधी से कि आपको भाषण कैसा लगा, तो वो उसके ऊपर एक बयान देते हैं और फिर अपनी माँ से पूछते हैं। माँ उसके ऊपर कहती है शी इज अ पुअर लेडी, और जो भी उन्होंने कहना था वो कहती है। उसके बाद आप बड़ी बात ये देखिए, वो लोग जाते नहीं है, वो वापस संसद परिसर में चली जाती है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कार्यक्रम स्टेज था। तो जो ये कह रहे हैं अरे चौंक गए, ऐसे कैसे कह दिया ना, सब फिक्स है, सब कुछ तय करके वो चीजें आगे बढ़ाई जाती हैं। इसलिए मुझे कुछ बहुत ज्यादा अचंभा उस चीज में नहीं हुआ। जिस तरह, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, राहुल गांधी जिस तरह की खतरनाक राजनीति कर रहे हैं, और आपने कांग्रेसियों की बात की, कांग्रेसियों की मजबूरी है उस परिवार के साथ टिके रहना। जैसे ही गांधी परिवार हट जाएगा, तो जो एडहेसिव है, जो पूरी की पूरी पार्टी को रोक कर खड़ा है, वो टूट जाएगा। आप देखिए, हर पार्टी के पीछे ना उसको बांधने के लिए एक चीज चाहिए होती है। भारतीय जनता पार्टी के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुत्व की विचारधारा है, कम्युनिस्टों के पीछे एक विचारधारा है, रीजनल पार्टीज के पीछे परिवार हैं, कांग्रेस के पीछे भी आज गांधी परिवार है। कांग्रेस की खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं है आज के समय में, कांग्रेस की रिएक्शनरी आइडियोलॉजी है आज के समय में। बीजेपी कुछ करेगी तो उसका विरोध करना है, बात खत्म, यही है। मान लीजिए कल को मोदी कुछ भी कहते हैं, मोदी जी कह देते हैं भैया जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, वो कहेगा अरे मोदी ने कह दिया ना, हम तो सांस नहीं लेंगे। ये हालत है आज कांग्रेस की, और वो विरोध का उत्तर है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, राहुल गांधी की राजनीति खतरनाक स्तर पर है। हाँ, उस व्यक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन राजनीतिक रूप से थोड़ा सा हल्कापन उनकी पार्टी के अंदर जरूर आ गया है। जी शिवम जी, ये जो बात निकल के आ रही है कि 30 लोगों को निकाल देंगे, ब्ला ब्ला, और सारे कांग्रेसी नेता डरे भी हुए हैं और हैरान भी हैं कि ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को तो आपको याद होगा 2013 में भी ऐसी बात हुई थी। हारते हैं तब ऐसी ही बात करते हैं, लेकिन चेंज तो कुछ नहीं आया। मैं ये पूछ रहा हूँ 30 को निकाल देंगे, अरे 23 तो खुद जाना चाह रहे थे G23 में, अब तुम्हें निकालना चाह रहे थे, तुम क्या निकालोगे 30 लोगों को? राहुल गांधी के आंकड़ों पर ज्यादा विश्वास मत करो। वो किसी एक चीज को कहेंगे 5 लाख करोड़ का, वो 5,000 करोड़ का घोटाला, अगली भाषण में कह देंगे 10,000 करोड़ का घोटाला, उसे जब तक 1-1.5 लाख करोड़ रुपए ना ले जाए, मतलब आंकड़ा उनका फ्लक्चुएट रहता है। उन्हें लगेगा यार इस बयान पे तो बड़ा ट्रैक्शन मिला है, सुप्रिया सिन्हा जाएगी उनके पास आईपैड लेके, देखो राहुल जी आपकी इस रील पे 130 मिलियन व्यू आए हैं, 110 मिलियन, अच्छा बड़ा अच्छा टॉपिक है, ट्रैक्शन मिल रहा है, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। बस अगली बार कहेंगे मैं 50 लोगों को निकाल दूंगा, फिर सुप्रिया सिन्हा शाम को जाएगी, बस गजब हो गया, मजा आ गया, मजा आ गया, फिर जाएगा अगले दिन वो 100 लोगों को निकाल देगा। तो राहुल गांधी आप देखिएगा ऐसे ही होता है। तो मुझे थोड़ा सा हास्यास्पद उनकी राजनीति लगती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, सोशल मीडिया के व्यूज के आधार पर राहुल गांधी जिस तरीके से उनकी टीम प्रोजेक्ट करती है, कम से कम अंदर का जो माहौल है उससे पता लग रहा है कि राहुल गांधी को ये लग रहा है वोट तो आ नहीं रहे, व्यूज जरूर आ रहे हैं, शायद वहीं से कुछ हो जाए। तो भैया वो जो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंडिंग हो जाती है चीजें, उसी को बार बार घिसते हैं। पहले राफेल से लेके और अलग अलग जो मुद्दे हैं उन्होंने उसी आधार पे घिसे, ये नहीं देखा कि ग्राउंड पे क्या है, क्योंकि ग्राउंड का फीडबैक सिस्टम ही उनका खत्म हो गया। ग्राउंड पे से फीडबैक देगा कौन, वो खत्म हो चुका है। इसलिए राहुल गांधी बार बार सोशल मीडिया के जो मुद्दे हैं वो उठा रहे हैं, इसलिए वो असफल हो रहे हैं। उनकी टीम को ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इसके ऊपर एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन मजबूरी ये है उनकी, टीम ही नहीं है। जो लोग आसपास हैं वो अपना फायदा देख रहे हैं, वो पार्टी का या राहुल का फायदा नहीं देख रहे। और राहुल वो डर, वो अकाउंटेबिलिटी भी अपने साथ के लोगों में स्थापित नहीं कर पा रहे कि भैया हार होगी तो आपकी जिम्मेदारी होगी। एक बात बताइए, 2018 या 19 से केसी वेणुगोपाल उनका राष्ट्रीय महामंत्री है, कितने चुनाव हो गए? सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, कितने चुनाव हार गए? हटा दिया क्या? हुड्डा को हटाया? यूपी में किसी को हटाया? मध्य प्रदेश में हटाया? कहां हटाया? कहां अकाउंटेबिलिटी सेट हुई है? जी अब सुना तो ये भी जा रहा है ना कि खरगे से भी कमान वापस लेने वाले हैं, तो इसमें कितना सच समझ में आ रहा है? क्योंकि अब एक बात, फेर बदल, तो ये सब जो शोर मच रहा है, ये सब क्या संदेश दे रहा है? वो हाँ, मैं एक केसी वेणुगोपाल को तो छोड़ दो,
और एक आधे को और छोड़ दो, ये ना अपनी दादी के नक्शे कदम पे चल रही है। इनकी दादी क्या करती थी कांग्रेस के समय में, उस दौरान किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया तो ये मशहूर था कि इंदिरा जी एक पौध लगाती है, 2-4 दिन में उसे उखाड़ के देखती है जमी की नहीं जमी। वही राहुल गांधी कर रहा है कि भैया जमा की नहीं जमा, जो जमने लगता है अच्छा चेक करो ऐसे उखाड़ के और फिर गाड़ देते, वो हालत है। तो खड़गे साहब के साथ भी वही। आप एक बता दीजिए, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को किस चीज के लिए लाया? आपको ये प्रोजेक्ट करना था क्योंकि आपको कास्ट सेंसस का ये पूरा नैरेटिव चलाना था, तो आपको उन्हें ये दिखाना था भैया मेरे पार्टी का अध्यक्ष एक दलित है, और उस दलित राजनीति को आगे लेकर मुसलमान के साथ कंबाइन करके आपको अपनी राजनीति पूरे भारत के अंदर चलानी है। मेरा सवाल यह है कि क्या खड़गे जी उस दलित समाज से आते हैं जो हिंदू को रिप्रेजेंट करता है? वो तो बौद्ध है आज के समय में, बौद्धों में तो कोई जातीय भेदभाव नहीं है, तो वो तो उस भाव को समझ भी नहीं सकते अगर इनका नैरेटिव मानूं। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू समाज में है या कुछ ऐसा में, वो एक अलग बहस का विषय है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि भैया वो व्यक्ति है जो उसी दलित समाज, जो हिंदू समाज का दलित समाज है, उसी की आस्था को चोट पहुंचाते हुए कहता है कि कुंभ में नहाने से क्या होगा, गरीबी मिट जाएगी क्या? साहब एक आदमी 30-30 करोड़ रुपए कमा रहा है नाव से, एक आदमी दातुन बेच के 10,000 रुपए कमा रहा है, 3.5 लाख करोड़ रुपए की वहां पे कारोबार हुआ है, तो किसकी जेब में गया भाई? पहले की सरकारों में तो किसकी जेब में जाता था पता नहीं, इस बार तो पब्लिक की जेब में गया। तो मेरा सवाल यही है खड़गे जी से, भैया आप जिस खड़गे जी को प्रोजेक्ट करके लाए वो क्या उस तरीके से डिलीवर कर पा रहे हैं क्या? अब खड़गे जी को हटाएंगे, किसे लाएंगे? किसे? ये गांधी परिवार अपने अलावा पार्टी पे किसी का वर्चस्व कहें या सिंबॉलिक तौर पे भी उसका नाम नहीं देखना चाहता। क्या किया था चाचा केसरी के साथ? बाथरूम में बंद कर दिया था ना, क्योंकि माता जी को बिठाना था, तख्ती उखाड़ के बाहर फेंक दी थी। क्या किया था नरसिम्हा राव के साथ? डेड बॉडी को कांग्रेस के मुख्यालय में छोड़िए, दिल्ली में दाह संस्कार नहीं होने दिया था, जाके हैदराबाद में करना पड़ा था। ये किया है इन्होंने परिवार ने। तो भैया खड़गे जी सोनिया गांधी से ज्यादा चुनाव जीते हैं। जब सोनिया गांधी भारत में नहीं आई थी, जब से विधायक और एमएलए है, और वो क्या कह रहे हैं, मैं तो जो हूं जी इन्होंने बनाया है जी। भैया तुम अपनी अच्छा काबिलियत का बनो। शिवम, हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था। और एक और चीज, हम्म। खड़गे जी की ये मशहूर है कि किस तरीके से उनकी बहन का और उनकी माता जी का निधन हुआ था। खड़गे जी की आज हिम्मत नहीं है उन लोगों के खिलाफ बोल सके, उस मानसिकता उस सोच के खिलाफ बोल सके। जी, मैं उसी बात पे आ रही थी। इस खतरनाक राजनीति की तरफ आगे लेके जा रहे हैं जी। जी आपको भी याद होगा, बहुत वीडियो वायरल हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शरद पवार को बाकायदा दीप प्रज्वलन में मदद करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, उसके बाद उनके लिए चेयर खिसकाते हैं ताकि वो आराम से बैठ सकें, उसके बाद उन्हें उनके गिलास में पानी देते हैं। ये जो जेस्चर है, और हम खड़गे जी को देखते हैं, वो मतलब छाता लेके सोनिया के पीछे और उनसे पूछ करके पानी पीते हैं। ये सब चीज़ें, मतलब आपने शुरुआत की थी योगी जी से, इनका कंपैरिज़न कर रहे थे। मुझे नहीं लगता है कि इनका कहीं भी कोई कंपैरिज़न है, आई एम सॉरी टू से। लेकिन ये जो जेस्चर हमने पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी का देखा, और ये जो हम इतने वयोवृद्ध हैं, कई बार तो मुझे बहुत तरस भी आता है इन पे कि इनकी क्या दुर्दशा की हुई है। लेकिन फिर भी आप बता रहे हैं, और हम लोग देखते ही रहते हैं कि वो हमेशा ये बोलते हैं कि मैं तो जो कुछ भी हूँ सोनिया जी की वजह से हूँ। जी शिवम। मैं पहली बात तो उनकी राजनीति और उनके एक तरीके से काम करने के तरीकों का कंपैरिजन कर रहा था, व्यक्तियों का कंपैरिजन नहीं कर रहा था, वो एक अलग चीज है। आपने बात कही कि भैया इनके साथ क्या होता है शरद पवार के साथ। शरद पवार तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। शरद पवार आमने सामने खड़े हैं, और शरद पवार ने क्या नहीं कहा मोदी को, ये मोदी को भी पता है, लेकिन मोदी को सम्मान दे रहा है। मोदी जी को पता है वो ऑप्टिक्स क्या जाएगी मराठा पॉलिटिक्स, कि भैया मेरा आदमी इसे गाली दे रहा था, मोदी जी को गाली दे रहा था, मोदी जी फिर भी कितना सम्मान कर रहे हैं। नहीं, आदमी इतना गलत नहीं हो सकता, ये ऑप्टिक्स जाएगा पब्लिक के अंदर, ज्यादा नहीं, कुछ 2% 4% के मन में तो जाएगा। ये छोटे छोटे एक्शन मोदी को पता है क्या करना होता है। अब यहां फर्क देख, खड़गे जी तो क्या है, पार्टी के अध्यक्ष है ना, बदल देंगे, कोई फर्क नहीं है। इन्हीं की सरकार का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उसके साथ क्या होता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष आते थे, मनमोहन सिंह बराबर में सोफे पे बैठे हैं, सोनिया गांधी और राज सिंहासन पे बैठी है, क्यों? श्रीलंका के राष्ट्रपति से बात करनी है। आपको ओलंपिक में जाना है, आपको जहां भेजना चाहिए था राष्ट्रपति को, आपको भेजना चाहिए था प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, जाता कौन है? माँ बेटा जाके वहां सिग्नेचर करके आते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट पे जो आज तक नहीं पता क्या है। सीसीपी के साथ होता है उनका कांग्रेस का डॉक्यूमेंट। सीसीपी का एक पर्टिकुलर ब्रांच है जो
पूरी दुनिया की अलग अलग पार्टियों से किस तरीके से कनेक्शन बनाया जाए वो काम करता है, उसने ये सिग्नेचर कराए थे, उसके ऊपर अलग शो करेंगे। मतलब हर एक टॉपिक में इतने टॉपिक है कि अलग अलग बात की जा सकती है। लेकिन आप ही देखिए मनमोहन सिंह के साथ क्या होता था, एसपीजी धक्का दे देती थी, क्यों? क्योंकि कैमरामैन खड़ा आके सोनिया जी की फोटो आनी थी। यह हालत थी। मुझे याद है ये रायबरेली में किसी चीज का उद्घाटन होना था, वहां पे चीफ गेस्ट बनाया गया आप सोनिया गांधी जी को, वहां पे प्रधानमंत्री भी आने थे। किसी ने राज्यपाल ने कंप्लेंट कर दी या कोई था, मुझे ध्यान नहीं है किसने कंप्लेंट कर दी कि भैया प्रोटोकॉल के हिसाब से तो प्रधानमंत्री को उद्घाटन करना चाहिए। सोनिया गांधी को एयरपोर्ट पे से वापस जाना पड़ा था दिल्ली से। वो अलग किसी ने गट्स दिखाए थे तो ये हुआ था, लेकिन मैं कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री के होते, बड़ी डिग्निटरी के होते, सोनिया गांधी को एक प्रायोरिटी दी जाती थी। तो खड़गे जी तो खुद ही कह रहे हैं मुझे तो इनने बनाया है, सोनिया गांधी ने। तो खड़गे जी की तो औकात क्या है, वो तो वैसी डूबती पार्टी है, बंद होती दुकान है, वो तो हटा भी दे रख ले तो खड़गे जी तो एक सिंबॉलिक है, उससे ज्यादा तो उनके पास है भी नहीं। तो इसलिए कह रहा हूं कि जब इतने बड़े व्यक्ति को, इतने बड़े स्तर के व्यक्ति को कुछ नहीं समझे तो खड़गे जी तो ठीक है, अब सस्टेन रहने के लिए, अब ठीक है प्रियांक खड़गे रहे मंत्री, इसलिए कहना पड़ता है अरे माता जी आप ही हैं, सब कुछ है, ये जो भी है जी। लेकिन वन मोर थिंग शिवम, शिवम भाई, ये खड़गे जी को भी कहीं ना कहीं अंदर से ये अच्छा नहीं लगता कि राहुल गांधी हर चीज में हस्तक्षेप करें। अच्छा किसी को नहीं लगता। दो चीजें होती हैं, या तो आत्मसम्मान होता है या सस्टेनेबिलिटी होती है। आदमी एक ही चुन सकता है। अब किसने क्या चुना, सब समझदार हैं भैया, या तो वहां टिके रहो, आत्मसम्मान खो दो, या आत्मसम्मान जगाओ और वहां से निकल जाओ। ठीक है ना? तो अब किसकी क्या प्रायोरिटी है वो आप समझ सकते हैं, और वो उसी तरीके से व्यवहार करेगा। जिस दिन आत्मसम्मान ज्यादा जोर मारेगा सस्टेनेबिलिटी से, उस दिन बाहर हो जाएंगे। जिस दिन तक सस्टेनेबिलिटी प्रायोरिटी है कि टिक्का कैसे रहा जाए, तो वो चल रहा है जी। लेकिन एक चीज और देखने और सुनने में आ रही है कि जो उनके वर्कर्स हैं, जो इनके नेता हैं, उनमें भी अविश्वास की चीजें देखने में आ रही हैं। मतलब जब आप जैसे 15 जिस आप एक जो बात बताइए, भरोसा होता है, भरोसा मैं ही बता रहा नहीं हूं, है। आप पार्टी से क्यों जड़े? कि विधायक बनूंगा, सांसद बनूंगा, पार्टी में कोई जगह मुझे मिलेगी, किसी निगम में जाऊंगा, किसी मंत्रालय में जाऊंगा, कहीं कुछ तो होगा, कहीं पोस्टर पे नाम छपेगा, मुझे टिकट मिलेगा, हारूंगा जीतूंगा वो अलग चीज है। आपको तो वो मौका भी नहीं मिल रहा। तो 15 साल आप सत्ता से बाहर हैं और अगले 5 साल में गारंटी नहीं है कि आएंगे। भैया बीजेपी वालों को 2012-11 से दिखने लगा था कि बीजेपी की सरकार आ रही है। इन्हें लग रहा है क्या कोई कह सकता है कि भैया राहुल गांधी 100 भी पार करेंगे गारंटी के साथ, की लिख के दे सकता है कि अगले चुनाव में 100 पार करेंगे? इसकी भी गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो अविश्वास नहीं जागृत होगा। जो आदमी अभी अभी राजनीति करने उठा है उसे लगता है भैया चलो विचारधारा के आधार पर ही कर रहा है, तो कांग्रेस जैसी विचारधारा की तो बहुत सारी पार्टियां हैं, उनमें चला जाएगा। कांग्रेस ही जरूरी थोड़ी है। लेकिन जब भविष्य ही नहीं दिखेगा, उसे पता है कि टिकट ही, चुनाव ही नहीं लड़ना, भैया 9 सीट मिलेंगी, 10 सीट मिलेंगी पूरी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, या 50 सीट मिलेंगी विधानसभा में, और वो 50 मिलेंगी जो 50 जो कभी समाजवादी ने जीती नहीं है। तो क्यों उत्तर प्रदेश में कोई जुड़ेगा? क्यों बिहार में कोई जुड़ेगा कि पता है 35 सीट से ज्यादा बिहार में मिलनी नहीं है? पश्चिम बंगाल में पता है चुनाव लड़ते ही ममता बनर्जी के गुंडे आएंगे, उठा के धमाधम कांड कर देंगे, तो चुनावी क्यों लड़ू, मेरा नेता पीछे खड़ा नहीं होगा। तो 3 राज्य बताए, ऐसे हर राज्य में अलग अलग प्रॉब्लम है। तो अविश्वास छोड़िए, असुरक्षा का भाव है पार्टी के अंदर अपने लिए, तो क्यों जुड़ेगा कोई और कई क्यों सारी रुकेगा कोई? कई सारी दुश्वारियां हैं ना। देखिए, हम अक्सर ये बात करते हैं कि राहुल गांधी एंड प्रियंका, इन दोनों के जो फ्रिक्शन है, वो भी कहीं ना कहीं पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं ना। आधे मेरे आधे तेरे, ये सब चीजें बहुत मैस किए हुए हैं पार्टी में। शिवम जी। आधे तेरे आधे मेरे, ना मैं तेरे को टिकने दूं ना तू मेरे को टिकने दे, ये हालत है। हाँ जी। ठीक है, वो लड़ाई चरम पर है, सड़क पर है। एक दिन इस पे मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बार बार ये कह रहा हूं, इस पे भी एक दिन शो करेंगे कि कौन कौन किस किस हाँ, का आदमी है और किस किस को किस किस ने कहा कैसे कैसे निपटाया। नहीं ठीक है, हम लोग दर्शकों को ये बता देते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट शो होगा, वो इसी पर हम करेंगे कि किसने किसको क्या-क्या कहा, और ये सब चीज़ें बहुत इस समय विकराल रूप ले रही हैं। ये सोनिया का है, ये राहुल का है, ये प्रियंका का है।
मैं तो शिवम कह जी रहा हूँ आपने जी मैं तो कह रहा हूँ जनता आराम से चॉकलेट खाए बैठ के और इनके घर की लड़ाई देखे, ज्यादा एंटरटेनिंग है नेटफ्लिक्स और अमेजोन चलाने से ज्यादा, क्योंकि आपको बहुत ऐसे डार्क सीक्रेट्स और बहुत सारी ऐसी जानकारी अंदर से मिलेगी जो आपको झकझोर देंगी अंदर से, अगर आप इनके बिल्कुल तह तक अंदर तक नहीं जानते हैं। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी गुथी और बुनी गई है। सही कह रहे हैं शिवम जी, आपने चॉकलेट भी दिखा दी है दर्शकों को, और मेरे दर्शकों को आपने कई विषयों पे जानकारी दी, पर्टिकुलरली राहुल पर और खड़गे जी पर। एंड समय निकाला शो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमें देख रहे हैं, इस चर्चा को देखा जिन्होंने, वो ये ज़रूर बताएं कि उनको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए। तो आपका एक लाइक, एक कमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए। एंड सॉरी, शिवम के लिए मुझे बताना भूल गई, शिवम जी का भी चैनल है, शिवम चौधरी ऑफिशियल, उस पर भी आप विजिट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।